दोस्तों बड़ी खबर ये है कि शाहीन शाह अफरीदी 100% फिट हो चुके हैं, ऐसा कहा है पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने। और श्रेय उन्होंने एक बात कही थी और उन्होंने कहा कि जब मेरी शाहीन शाह अफरीदी से बात हो रही थी तब मुझे लग रहा था अंदर ही अंदर के शाहीन शाह अफरीदी 90% फिट हैं पहले तो। लेकिन जब उन्होंने मुझसे बात करी, उनका लहजा जिस तरीके से था बात करने का, उन्होंने मेरे को कहा कि मैं 110% फिट हूँ और मैं रेडी हूँ मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत के खिलाफ खेलने के लिए 23 अक्टूबर को। और कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से हमारे कप्तान रोहित शर्मा, स्पेशली केएल राहुल और कहीं बारी विराट कोहली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि विराट कोहली का मोस्ट ऑफ द टाइम्स अच्छी ही टेक्निक रहती है लेफ्ट आर्म बॉलर्स के सामने, को बहुत तंग कर चुके हैं। पहले हमने देखा T20 वर्ल्ड कप 2021 में तो पाकिस्तान ने बहुत मिस किया शाहीन शाह अफरीदी को और डिपेंडेंट रहे थे नसीम शाह के ऊपर, हारिस रऊफ के ऊपर, वसीम जूनियर के ऊपर और शाहनवाज धानी, वो भी एक बहुत बढ़िया तेज गेंदबाज है, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा था। लेकिन अब उनका तुरुप का इक्का वापस आ गए हैं और इंजरी के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने भी मिस किया होगा पाकिस्तान के लिए खेलना। अब इंडिया के लिए नहीं मैं कहना चाहूंगा, बाकी सारी टीम्स के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि इतना ऊंचा कद लेकर आते हैं। बिल्कुल। और साथ में आप देखिए नई गेंद से तो बहुत बढ़िया अंदर बाहर और स्विंग कराते हैं, बेहतरीन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाबर आजम का जो तुर्क का इक्का है ना, वो यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में वापस आ गया। और पाकिस्तान के लिए अगर बात की जाए, पाकिस्तान के लिहाज से यही सबसे बड़ी बात है। और इन सभी चीजों में अगर भारत का नजरिया देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाजों को तैयार रहना होगा, क्योंकि लगातार लेफ्ट आर्म बॉलर्स के सामने लगातार जो हमारी बल्लेबाजी वो स्ट्रगल करती रही है ऋतिक। और साथ ही साथ अगर बात की जाए रोहित शर्मा के चेहरे पर चिंता इस वक्त जरूर होगी, क्योंकि आपके पास बुमराह नहीं है। और पाकिस्तान की गेंदबाजी अगर बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी के आने के कारण जितनी स्ट्रांग हुई है ना, उतनी ही कमजोर, थोड़ा सा मैं कमजोर उतना अच्छा वर्ड नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी हकीकत तो यही है कि बुमराह के जाने के बाद उतनी गेंदबाजी भारतीय टीम की कमजोर जरूर हुई है। क्योंकि डेथ ओवर में अगर बात की जाए तो 2022 में, पिछले 5 सालों का अगर आंकड़ा देखें आप, 2018 से 2022 में अगर डेथ ओवर की बॉलिंग का आंकड़ा देखें भारतीय टीम का, वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। 8.7 से हम 11.5 पर पहुंच चुके हैं, जो इस बार 2022 के आंकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात जरूर है। और अगर पिछले कुछ सीरीज की बात की जाए, दीपक चाहर ने यहाँ पर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में 8 की 91 रन दिए थे, बल्कि बाकी उसके अलावा, उनके अलावा अगर बात की जाए तो सभी ने 10, 11, 11.5 की 91 रन लुटाए हैं। बिल्कुल। और अभी आपने जसप्रीत बुमराह की बात करी और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं उनकी बात करूंगा आगे, क्योंकि इंडिया का एक प्राइम बॉलर जा चुका है। हाँ। वो मिस करेगा T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान का आ चुका है। तो ये भी एक घटना की बात है, मैं कहूंगा एक मुसीबत की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि अब देखना होगा कि क्या मोहम्मद शमी वापस आते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि 50 to 60% मोहम्मद शमी इन है, हाँ, मेन टीम के लिए। और अब ये है कि राहुल द्रविड़ अपने हेड कोच और रोहित शर्मा ने यही बोला था कि जब तक मोहम्मद शमी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाएंगे, बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनको देख नहीं लेगी, डायग्नोज नहीं कर लेगी और एनसीए में उनकी फिटनेस रिपोर्ट ढंग से पूरी नहीं आ जाएगी, तब तक वो ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते। अब देखेंगे क्या स्टैंड बाय में आपके पास रिजर्व में दीपक चहर है, मोहम्मद सिराज होंगे, तो इन पर डिपेंडेंट रहकर तो हमारी डेथ बॉलिंग मुझे लगता है नहीं सुधर पाएगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखें पाकिस्तान की तरफ, शाहीन शाह अफरीदी लौट गए नई गेंद से, तो बिल्कुल ही आपकी टेंशन खत्म हो गई पाकिस्तानी के लिए, उनके प्लेयर्स के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डेथ ओवर्स के लिए इनके पास हारिस रऊफ है, बेहतरीन यॉर्कर्स, गेंद का बहुत बढ़िया मिक्सचर, और जिस हिसाब से वो गेंदबाजी करते हैं, लोड अप के बाद कंधा मारते हैं, हाँ। पूरे के पूरे आप देखिए पीठ का जोर लगा देते हैं, इसके बेसिस पर उनकी यॉर्कर्स बहुत बढ़िया जाती है। और हमने देखा था जो एशिया कप के दूसरे मुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान में, कैसे विराट कोहली को उन्होंने आखिरी ओवर की शुरुआत की 3 गेंदें डॉट डाल दी थी, हाँ। और यही बात है कि अब नई गेंद का भी सॉल्यूशन आ गया। आप देखिए नसीम शाह को अगर वो लेंगे, स्ट्राइक बॉलर अगर ले लिया उन्होंने शाहीन के साथ, बस ये है कि नसीम शाह नई गेंद से अपनी गेंदबाजी को कंट्रोल कर ले, लाइन थोड़ा सा पैर पकड़ लेते हैं वो भी, अगर वो बेहतरीन लाइन पे करने लग जाएं और नई गेंद को यूटिलाइज करने लग जाएं बढ़िया, तो वो भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। वहीं भारत के लिए श्रेय मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लिए। देखिए यहाँ पर एक बात जो मुझे लगता है ना ऋतिक, थोड़ी सी जो भारत की बल्लेबाजी की बात की जाए ना, वो कोई शक नहीं है पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर बल्लेबाज और गेंदबाज के मुकाबले की बात की जाए ना, टक्कर कड़ी पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए होने वाली। और वो ऐसे ही क्योंकि आप देखिए ना, भारत की बल्लेबाजी में शुरुआत में आपके पास केएल राहुल फॉर्म में आ चुके हैं, वो अर्धशतक बनाते हैं, 200 की स्ट्राइक रेट से अर्धशतक बनाते हैं। रोहित शर्मा अच्छे इंटेंट में दिख रहे हैं आपको, विराट कोहली का फॉर्म वापस आ चुका है। आप चलिए ऊपर के बल्लेबाजों को यहाँ पर
मान लीजिए आउट कर देते हैं, 1 या 2 विकेट निकाल लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी की मदद से। लेकिन नंबर 4 की जो दिक्कत पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में थी वो इस बार नहीं है। अब सूर्य कुमार यादव है, सूर्य कुमार यादव के बाद हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म में, जो पिछली बार नहीं थे। बहुत बहस हुई थी, चर्चा हुई थी हार्दिक पांड्या को लेकर पिछली बार का वर्ल्ड कप, अगर आपको याद हो। हार्दिक पांड्या के बाद दिनेश कार्तिक अच्छी फॉर्म में आपके पास, फिर हो सकता है कि उसके नीचे अगर अक्षर पटेल, अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो भी अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच में मैच जिताऊ पारी खेली थी, तो पाकिस्तान की गेंदबाजी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ जरूर बुमराह यहां पर नहीं है, लेकिन भारत की गेंदबाजों को करना क्या है, बाबर और रिजवान को वापस भेजना है। उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स। बिल्कुल, मैं इसी पे आने वाला था श्रेय। मिडिल ऑर्डर का दिक्कत बहुत है। आप देखिए, बस रिजवान और बाबर को भेज दीजिए डगआउट में, और उसके बाद अब देखिए इनका मिडिल ऑर्डर भी कितनी जल्दी विकेट कई बार और लगातार कोलैप्स और करता जा रहा है जी। और चाहे इनके पास शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए हो, पर हमारे पास अब एक उभरता सितारा अर्शदीप सिंह है। क्योंकि अब देखिए अर्शदीप अब 140, 141, 142 क्लॉक करने लग गए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सीख रहे हैं और नई गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन करने लग गए हैं अर्शदीप। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर मोहम्मद शमी आ जाते हैं और अर्शदीप, इन दोनों की जोड़ी बहुत कारगर साबित होगी। और अर्शदीप सिंह जिस हिसाब से अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं, स्ट्रेंथफुल ट्रेनिंग पर, एजिलिटी पर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है इस बार पाकिस्तान के खिलाफ या T20 वर्ल्ड कप में। और साथ ही साथ उमर कादिर की वो जो खबर यहाँ पर उस्मान कादिर की, जी उस्मान कादिर की भी यही खबर है कि उनके भी हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है, वो भी कहीं हद तक बाहर ही हैं। हाँ, और फकर जमान भी धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, पर अभी उनको इंजरी की वजह से स्टैंड बाय में रखा गया था श्रेय। मुझे लगता है तो वापस आ जाएंगे। खैर, अब ये है कि भारतीय टीम के पास बाबर और रिजवान को गिरा दीजिए, जो कि हमारे काम अगर हम देखेंगे कि रिजवान को थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आसान हो जाएगा रिजवान को मुश्किल होगा क्योंकि बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं वो इस टाइम। और बस ये है कि अर्शदीप जो है बस अपनी जो इनस्विंग करते हैं वो टप्पे पर रखें, मुझे लगता है कि, और स्पीड के साथ रखें। ऑस्ट्रेलियन पिचेस और मदद करेंगी। बस काम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एशिया कप की बात कर लीजिए ऋतिक, इंग्लैंड के खिलाफ भी कोलैप्स हमने देखने को मिला, और एशिया कप में अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो बाबर भी उस समय फॉर्म में नहीं थी। हालांकि बाबर फॉर्म में आ गए, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है ये। और यहाँ पर रिजवान को अगर छोड़े तो कोई भी यहाँ बल्लेबाज 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया था। अगर बाकी बल्लेबाजों की बात की जाए पाकिस्तान के, फकर जमान थी जो शायद 98 या 99 कुल मिलाकर मैचों में उसके पास पहुंचे थे। जरूर रिजवान ने टॉप किया था, लेकिन उसके बाद के जो बल्लेबाज थे उनमें बस एक बल्लेबाज में सुधार दिखा है, जो जिस लेवल का सुधार आप T20 वर्ल्ड कप से पहले देखना चाहते हैं, वो है बाबर आजम। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए जो बल्लेबाजी है ना, वो अभी भी चिंता बनी हुई है। भारत के लिए दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत मजबूत है। और मिडिल क्या, मुझे तो लगता है कि KL राहुल ने जो एक एडिशन दिया है ना, क्योंकि एशिया कप में KL राहुल का बल्ला उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं चल रहा था। हाल ही में जो 50 किया उन्होंने 200 की स्ट्राइक रेट से किया, जो कॉन्फिडेंस अब उनके अंदर आ चुका अपनी बल्लेबाजी को, मुझे लगता है इस बार उतना आसान नहीं होने वाला है पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइनअप के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही है कि दोनों साइड को ये होगा कि वन साइड मुकाबला ना हो और मुकाबला जाए आखिरी ओवर तक। ये बढ़िया मुकाबला होगा। जी। और वर्ल्ड कप का मजा उसी में है, जीते कोई भी, लेकिन यही है कि जिस हिसाब से एंट्री होगी, और मुझे लगता है कि जो राइट हैंड कोई भी बल्लेबाज हो, लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसता है। पर ये है कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया पे आप देखिए गुड लेंथ पर एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, पर्थ में हो गया, MCG में हो गया, और स्विंगिंग कंडीशंस मुझे लगता बहुत कम होती हैं अगर हम बात करें तो। पर लेकिन नया गेंद है, नेचुरल स्विंग जरूर करेगा, जरूर अंदर आएगा और बाहर भी जाएगा। बस ये है कि रोहित शर्मा का श्रेय हमने देखा है कि चाहे शाहीन नहीं, बाकी जो लेफ्ट आर्म के है कि वो उनका बल्ला देर से आता है और उनका सर गिर जाता है लेफ्ट आर्म पेसर्स के आगे, और दोनों पैड सामने ले आते हैं वो, इसी वजह से LBW हो जाते हैं। बस इन चीजों पे काम हो जाए राहुल और रोहित का, और सामने वाले जो गेंदबाज है उसकी टैक्टिक्स में ना फंसे। और मुझे लगता है कि अर्शदीप इस बार ही कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और बस ये है कि बाबर और रिजवान को गिरा दो तो अब उनका मिडिल ऑर्डर मुझे लगता है कि खुद ब खुद फंसने के लिए तैयार रहता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा स्टैट्स कह रहे हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ हुई जो 7 मैचों की T20 सीरीज हुई थी, उसमें साफ पता लगा है। तो बड़ी खबर ये है अभी की कि एक लाजवाब पेसर की एंट्री, और हमारे जो तीरंदाज पेसर हैं और इन स्विंगर जबरदस्त माने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बखूबी से वो चीज निभाते, लेकिन निभा नहीं पाएंगे, आउट हो गए T20 वर्ल्ड कप से। 2022 के जसप्रीत बुमराह, एक की एंट्री, एक का एग्जिट हुआ है। तो देखना होगा कि कैसा रहेगा मुकाबला, कौन किस पर भारी पड़ेगा। 23 अक्टूबर को देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले।